हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यापत एजुकेशन। माय नेम इज़ कृष्णानंद पांडे और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर के जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा वैट के बारे में। इस वीडियो को लाने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा आप लोगों को। एक्चुअली आप लोगों के पेपर आने वाले हैं और चूँकि पेपर कंफर्म हो गए हैं कि अब पेपर होंगे, इसलिए एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे बन सकता है कि वैट क्या होता है, इसके प्रीवियस जितने भी वैट ड्रॉस थे वो बताइए, जीएसटी आने के बाद वैट को हटाने के क्या क्या रीजंस थे। इन 7 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं वैट के बारे में आप लोगों को काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। इस वाली वीडियो के पार्ट 1 में आपको सिर्फ वैट के बारे में नॉलेज दूंगा, वैट लाया क्यों गया, उसके पीछे जो रीजंस थे उसके बारे में बताऊंगा। और एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जा करके क्लिक करो। और अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है तो ये बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह होता है, आप पहले उसे डाउनलोड कर लो, उसके बाद मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो। इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं वहीं पर शेयर कर दे रहा हूँ और जितनी भी वीडियो मैं लाता हूँ वो सबसे पहले टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कोई वीडियो आई हुई है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ वैट। ठीक है, क्योंकि वैट की हिस्ट्री समझे बिना आपको ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको नहीं समझ में आएगा। अब हिस्ट्री ऑफ वैट उसमें आप देख सकते हो, दो पर्सपेक्टिव में देख सकते हो। पहला है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है, कि वर्ल्ड में वैट की क्या हिस्ट्री रही है, और दूसरा इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, और दूसरा इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको देख करके पढ़ेंगे। जब आप वैट के बारे में पढ़ते हो तो मैं ये कहूँगा कि उससे पहले थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझ लो। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट जो है वैट एक ऐसा टॉपिक है जो स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ एक पब्लिक रिलेशनशिप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र भी किया गया है। वैट का जिक्र नहीं है लेकिन टैक्सेशन का जो जिक्र है, क्योंकि ये एक तरह का टैक्सेशन है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है टैक्स का, इसलिए वैट के बारे में हमें जानना है। तो पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये साफ साफ मेंशन है, ठीक है, किसमें मेंशन है, शेड्यूल 7 में आर्टिकल 246 की अगर हम बात करें तो वहां पर ये साफ मेंशन है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, वहां पर ये मेंशन है कि 3 तरह की लिस्ट होंगी। कौन कौन सी लिस्ट होंगी उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट ऐसी लिस्ट हैं जिनमें कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब लिस्ट के बारे में समझ लो कि ये जो 3 लिस्ट हैं इसमें कुछ सब्जेक्ट्स गिवन हैं जिन पे रूल रेगुलेशन बनाने की जो अथॉरिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट क्या कहती है कि यूनियन लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है, यहां पर मैंने ये लिख रखा है। ठीक है, यूनियन लिस्ट, चूंकि यूनियन का मतलब ही है यहां पर सेंट्रल से, किससे मतलब है, सेंट्रल से। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कानून बनाने की। ठीक है, ऐसे ही स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं जिनमें पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को रूल एंड रेगुलेशंस बनाने की। ठीक है, ऐसे ही कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट इन दोनों लिस्ट को मिला करके बनी है। ठीक है, मिला करके क्या मतलब, इन दोनों को मिलाने का मतलब यह है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को राइट्स दिए गए हैं लॉज और रेगुलेशंस हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, उनको बनाने की। अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट की तो उसमें टोटल 100 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, ऐसे 100 टॉपिक दे रखे हैं जिन पे यूनियन गवर्नमेंट आपका रूल रेगुलेशन बना सकती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें स्टेट की तो स्टेट के लिस्ट में टोटल 61 टॉपिक है। ऐसे ही कॉन्करेंट लिस्ट में 47 टॉपिक है। तो ये इनका एक छोटा सा ओवरव्यू था। और अगर आपसे पूछा जाएगा तो चूंकि आपको वैट की जब थ्योरी लिखनी होगी तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि शेड्यूल 7 में आर्टिकल 246 में मेंशन है 3 तरह की सूचियां जिनको लिस्ट कहते हैं। ये 3 तरह की लिस्ट कौन कौन सी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये चीज अगर आप मेंशन करोगे तो आपको एक अलग इंप्रेशन आप डाल पाओगे एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब हम बात करेंगे वैट के बारे में। एक ऐसा ओवरव्यू दिया गया जिसके बाद से वैट की जो इंडिया में यूं कहें कि एक चर्चा चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी, वो और ज्यादा क्लियर हो गई। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं किसका व्यू है। तो यहाँ पर आपको मैंने मेंशन किया है, विजय केलकर साहब हैं। ठीक है,
विजय केलकर साहब एक अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं और बहुत सारी ऐसी कमेटी जो भारत में गठित की गई या जिस कमेटी को इन्होंने लीड किया है, बहुत सारी ऐसी कमेटी हैं, उनमें से एक कमेटी इसके लिए भी बनाई गई जिसके हेड थे विजय केलकर साहब। उस समय ये एडवाइजर थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के और ये 2002 की बात है। तो इन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि अगर हमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इन दोनों के बीच में जो ये काफ़ी ज़्यादा उलझन पैदा हो रही है, इसको हमें ख़त्म करना है, तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे ज़्यादा उलझन थी। तो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए इन्होंने वैट को एक ऑप्शन के रूप में सामने रखा कि भाई वैट में क्या है ना, वैट लाने से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी जो पड़ रही है ये सॉल्व हो सकती है। देखते हैं इसमें क्या कहा इन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि he said that the VAT system create competitive possibility for export by eliminating the cascading effect। इस बात का ध्यान रखना, ये मैंने रेड में कर रखा है। कास्केडिंग इफेक्ट मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। कास्केडिंग इफेक्ट ड्यू टू इट्स सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट नेचर इम्प्लीमेंटेशन इन ट्रेड इज इनकरेज्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वैट का जो नेचर है ये इतना सिंपल है और ट्रांसपेरेंट है, इसमें किसी भी तरह का धोखाधड़ी होना थोड़ा मुश्किल है। हो सकती है, हर चीज में होती है। तो मेक श्योर कि आप ये एक स्टेटमेंट इनका जो है पूरा पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर मैंने आपको बस ब्रीफली एक्सप्लेन किया है और बहुत ही एक चीज़ ये भी है कि बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बहुत डीप जा करके लेकिन कंटेंट को बहुत कम रख रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो विजय केलकर साहब का ये मानना था कि अगर वैट को लागू किया जाएगा तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अप्रत्यक्ष कर जो है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इसमें जो अनियमितता है, जो इरेगुलरिटीज़ हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वैट एक ट्रांसपेरेंट नेचर का टैक्स होता है और ये बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए 2002 में इन्होंने अपनी बात रखी और देखा गया कि 2005 आते आते 1 अप्रैल 2005 आते वैट लगभग लागू हो चुका था भारत में। अब हम बात करें आगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ वैट को समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, बुक पढ़ने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या समझना है कि वैट इज नॉट अ टैक्स। ठीक है, हाँ, ये बहुत सारे बच्चे इसको टैक्स समझ लेते हैं। वैट एक टैक्स, ये कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, ये कोई टैक्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ये किसी भी तरह का टैक्स नहीं है, ये एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, जैसे सिंपली अगर मैं बात करूं कि एक आदमी अगर अपने कपड़े अगर चेंज करता है ना, तो उसका देखने का तरीका, उसका मतलब हम उसको जैसा देखते हैं ना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर वही कपड़ा फटा पुराना सा होगा तो हम समझेंगे कि यार ये थोड़ा सा पुअर है या पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। होगा कि नहीं होगा? बहुत ज़्यादा फटा पुराना है और नहाया धोया ही नहीं है तो लगेगा भिखारी है। लेकिन वही चीज़ अगर आप सूट बूट पहन करके कहीं बहुत वेल मेंटेन हो करके जाते हो तो लगता है कि हाँ, ये एजुकेटेड पर्सन है और काफ़ी हाई सोसाइटी का बंदा है। ठीक उसी तरीके से चीज़ एक ही है, बस ये कपड़ा जो है ना, ये कपड़ा चेंज कर रहा है। टैक्स जो है एक ही है, लेकिन टैक्स को एक कपड़ा पहना करके उसकी जो बुराइयां हैं या यूं कहें कि उसकी जो बैकड्रॉज हैं उसको कम करने की कोशिश की गई है। याद रखना कि वैट कोई टैक्स नहीं है, वैट एक कॉन्सेप्ट है। द टैक्स लिव्ड अंडर दिस इज सेल्स टैक्स। याद रखना, सबसे पहली बात, सेल्स टैक्स को हटा करके हमें कोई नया टैक्स लाना था, लाए हम क्या? वैट। अब लोगों के दिमाग में ये बात चली जाती है कि वैट एक टैक्स है। नहीं, वैट एक टैक्स नहीं है, बल्कि वैट की कॉन्सेप्ट में सेल्स टैक्स को ही इंप्रूव किया गया है। यानी कि वैट एक ऐसा कपड़ा है जिसको सेल्स टैक्स ने पहन लिया है। ठीक है, बस ऐसे समझ लो। तो वैट एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सेल्स टैक्स को ही लगाया जा रहा है। अल्टीमेटली जो टैक्स लीव्ड किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स पे, सर्विसेज पे नहीं, तो वो जो टैक्स है उसका नाम आज भी सेल्स टैक्स ही है, लेकिन हम उसका नाम, चूंकि वो दूसरे फॉर्मेट में आ गया, इसलिए हम उसे वैट कहते हैं। ठीक है, तो वैट की अवधारणा जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि सर वैट कोई टैक्स नहीं है तो फिर वैट टैक्स क्यों लिखा होता है। वैट टैक्स का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। अगर आपने नेशनल इनकम कैलकुलेशन के मेथड पढ़े होंगे तो आपको एक बात पता होगी कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में 3 मेथड होते हैं। एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक उसी तरीके से ये एक मेथड है सेल्स टैक्स को कैलकुलेट करने का, या ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 2005 से इसको लागू किया गया। सम स्टेट एक्सेप्ट इट इमीडिएट इफेक्ट एंड सम स्टेट एक्सेप्ट इट लेटर। ठीक है, इसको कुछ स्टेट्स ने सबसे पहले मान लिया था, आते ही इसको अप्लाई किया गया, और इसमें जो सबसे पहले मानने वाला स्टेट है वो है हरियाणा, और सबसे लास्ट में इसको उत्तर प्रदेश ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई।
अब बहुत सी बार क्या होता है, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो न्यूज़ और रूल रेगुलेशंस आते हैं इनके बारे में आम जनता को बहुत ज़्यादा पता ही नहीं होता है। इसीलिए ये आप देखते होंगे कि तरह तरह के दंगे फसाद होते हैं, वायलेंस होता है और उसके साथ ही साथ धरना प्रदर्शन किया जाता है, लोग सरकार का विरोध करते हैं। समझ नहीं आता उनको कि ये चीज़ है क्या, क्यों लाई जा रही है। अगर वो प्रॉपर तरीके से समझा जाए तो कोशिश ये है कि हमेशा गवर्नमेंट कोशिश ये करती है कि सोशल वेलफेयर हो सके, ठीक है। तो वैट को समझने में ही उत्तर प्रदेश को इतना टाइम लग गया और सबसे लास्ट स्टेट ऐसा था जिसने इंप्लीमेंट किया था अपने यहाँ वैट को, ठीक है। इस बात को समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। अब हम रीजंस देखेंगे कि वैट को लागू करने के पीछे कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हमें सेल्स टैक्स में जो कमियां दिख रही थी उसकी वजह से हम कौन कौन से ऐसे उसके अंदर कारण थे जिसकी वजह से हमें वैट को लागू करना पड़ा, ठीक है। सबसे पहले रिमूवल ऑफ इरेगुलेशन इन सेल्स टैक्स, यानी कि विक्रय कर में अनियमितताओं को दूर करने के लिए, ठीक है। मैंने कहा ना कि सेल्स टैक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही, अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है मैं अभी आगे वाली स्लाइड में आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगला हेडिंग क्या रहा है, रिमूवल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, यानी कि सबसे बड़ी बात तो केलकर साहब ने भी यही बोला था, कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करना है तो वैट को लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कास्केडिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर पे कर, अब इस बात को ध्यान से समझ लो, कास्केडिंग इफेक्ट का हिंदी में अगर कोई मतलब समझना चाहते हो शॉर्ट में तो सिंपल सा मतलब ये समझ लो कि कर पे कर, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स, ठीक। अभी इसको आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टैक्स ऑन टैक्स की अवधारणा को हटाना चाहते थे हम लोग। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट अ ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब यह है कि राज्य और केंद्र के बीच में एक ऐसा टैक्सेशन सिस्टम फॉर्म करना जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो और किसी भी स्टेट के को अगर कुछ जानना है या सेंट्रल को कुछ जानना है तो बहुत इजीली ट्रांसफरेशन ऑफ डेटा भी हो सके, ठीक है। अगला है आपका एलिमिनेशन द रिपीट टैक्स सिस्टम, यानी कि दोहराई जाने वाली कर प्रणाली को समाप्त करना। अब दोहराई जाने वाली कर प्रणाली क्या है, तो एक बात ध्यान रखना, नंबर 2 और नंबर 4 ये दोनों ही टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से समझना उसको, ठीक है। फिर गेटिंग रीड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ टैक्स इवेजन एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, यानी कि टैक्स की चोरी, टैक्स इवेजन टैक्स चोरी कहा जाता है, ठीक है। कर की चोरी की समस्या और जटिल प्रक्रियाओं से छुटकारा पाना। ये कुछ ऐसे 5 टॉपिक है जो मुझे लगे कि अगर आप अपने कॉपी में लॉन्ग आंसर लिखते टाइम मेंशन करोगे तो देयर इज नो नीड टू राइट एनी अदर टॉपिक्स, राइट। आपको किसी अदर टॉपिक्स को या किसी अलग हेडिंग को लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप ये 5 हेडिंग याद करके जाओ। वैट को लागू करने के अगर कारण पूछ ले या यूं कह ले कि वैट के आने के कारण क्या थे, ठीक है, तो ये 5 मेंशन आप कर सकते हो बहुत इजीली। इसमें आप अच्छे तरीके से 4-5 लाइन में भी अगर इसको डिस्क्राइब करोगे तो इजीली आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कास्केडिंग इफेक्ट, जो इस पूरी वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और रिपीट टैक्सेशन सिस्टम, ये क्या है, इसको हम एक एग्जांपल लेकर के समझेंगे। ध्यान से समझना एग्जांपल को। अगर कोई कंफ्यूजन है वीडियो को स्लो करके देखो और वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है, अगर कोई दिक्कत है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी जो गुड्स एंड सर्विसेज बनती है तो उसको जो प्रोड्यूस करता है उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। अब क्या प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कस्टमर के पास तो सामान मिलता नहीं है, आता तो है नहीं, बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि प्रोड्यूसर से कस्टमर के पास आने में डायरेक्टली सामान आ जाता है। अब आजकल के टाइम पर आपने बहुत सारी कंपनियां सुनी है, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन्होंने क्या किया है, इन दोनों स्टेप्स को कैंसिल कर दिया है। यानी कि अब P2C बिजनेस हो रहा है, प्रोड्यूसर टू कस्टमर, और बीच में क्या है, अमेजॉन आ गई आपकी, ठीक है। इसके बाद आपकी आ गई फ्लिपकार्ट है, ठीक। तो इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने होलसेलर और रिटेलर के बीच के मार्जिन को खत्म कर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक डायरेक्ट नहीं आते। अगर मैं बात करूं कि इस अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने इन दोनों होलसेलर और रिटेलर को खत्म कर दिया तो खुद भी तो आकर के बीच में बैठ गई है ना। बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे एक गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर तक पहुंचता था और उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती थी। कुछ देर के लिए आप लोगों को ये मानना है कि अभी कोई वैट का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि क्या प्रॉब्लम थी कि हमें वैट लाना पड़ गया, ठीक है। अब वैट लाने के पीछे हम देखते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक प्रोड्यूसर है जिसने रॉ मटेरियल परचेज किया, यानी कच्चा माल परचेज किया, और टोटल उसको 60 रुपए लगे। 60 रुपए में आप मान के चलना कि इसमें परचेज भी है और कॉस्ट भी इंक्लूड है, यानी कि उसने जो वेजेस पेड की, डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको मिला करके उसने 60 रुपए खर्चा किया। उसके बाद प्रॉफिट उसमें इंक्लूड किया 40 रुपीज, ठीक है। तो टोटल उसका सेलिंग प्राइस, यानी कि प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद उसको टोटल सेलिंग प्राइस 100 रुपीज हुआ, ठीक है।
अब 100 रुपीज में सेल्स टैक्स जो है वो 10% है। सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, सपोज कर लेते हैं 10% टैक्स है। 10% टैक्स होने के बाद अब अगर 100 रुपए पे 10% टैक्स लगेगा तो विच इज 10, ठीक है। यानी कि अब उसकी टोटल सेलिंग वैल्यू कितनी हो गई, 110 रुपए, ठीक है। अब ये प्रोड्यूसर क्या करेगा, होलसेलर को सामान बेचेगा। तो होलसेलर जब परचेज करेगा तो ये 110 रुपए में परचेज करेगा ना भाई ये सामान होलसेलर प्रोड्यूसर के पास जब खरीदने जाएगा तो वो 110 रुपए में ही तो परचेज करेगा, ठीक है। तो चलो अब इसके लिए इसकी परचेजिंग या कॉस्ट टोटल कितनी हो गई भाई, 110 रुपए हो गई। बात समझ में आ गई। 110 रुपए हुई, मान लिया 40 रुपए इसने भी ऐड किए, ठीक है। 40 रुपए इसने ऐड किए, प्रॉफिट मार्जिन अपना, और उसके बाद इसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ भाई, 150। क्यों भाई, क्योंकि सीपी प्लस प्रॉफिट ये फॉर्मूला होता है। अगर आपने प्रॉफिट और लॉस पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 150 रुपए हो गई। अब 150 रुपए पे उसको 10% टैक्स देना है। क्यों, गवर्नमेंट तो यहाँ पे बैठी हुई है ना भाई, गवर्नमेंट तो बैठी हुई है, लाओ भाई टैक्स लाओ। यहां पर ये बात समझने से पहले मैंने पहले ही बोल रखा है, वैट का कॉन्सेप्ट अभी मैं नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं समझा रहा हूं सेल्स टैक्स में क्या क्या प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से क्यों आना पड़ा इसको वैट को। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम सेल्स पे आपके टैक्स लेंगे। तो अब क्या हुआ, 150 पे टैक्स देना पड़ा इसको। 150 पे जब ये टैक्स पेड करेगा तो कितने रुपए, 150 पे 10%, यानी कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कैलकुलेटर चल रहा है, आपको देखने में आ रहा है ना, 150 पे मैंने कैलकुलेट किया और 10% आपको कैलकुलेट करने पर टैक्स की रेट आ रही है 15 रुपए आ रहा है आपका टोटल। अब इसके पास जब ये गुड्स बन के बेचा ये, तो ये टोटल बेचेगा कितना, 165 रुपीज में, ठीक है। और याद रखना ये गवर्नमेंट बैठी रहेगी, ये गवर्नमेंट जैसे ही प्रोड्यूसर ने सेल किया गवर्नमेंट को ये 10 रुपए उसने टैक्स दे दिए, यहां पर ये 15 रुपए टैक्स देगा गवर्नमेंट को। अब रिटेलर के पास ये माल पहुंचा, तो रिटेलर के पास में माल पहुंचेगा तो यही प्राइस तो पहुंचेगा 165, ठीक है। सपोज करो 165 रिटेलर के पास पहुंचा। अब रिटेलर ने क्या किया कि इसमें 35 रुपीज अपना प्रॉफिट जोड़ दिया। प्रॉफिट जोड़ने के बाद अब इसकी कॉस्ट हो गई 200 रुपीज। कोई एक आर्टिकल जो 60 रुपए में बन के तैयार हो चुका था और 40 रुपए प्रोड्यूसर का प्रॉफिट था, यानी 100 रुपए में बिकना स्टार्ट हुआ, 200 रुपए उसकी कॉस्ट हो चुकी है अभी। अब इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई भाई, सेलिंग प्राइस हो गई आपकी 200। अब ये 200 रुपीज में भाई इसको गवर्नमेंट फिर कहेगी ना 10% टैक्स दो, तो टैक्स देगा वो, तो 20 रुपीज बनेगा, विच इज टोटल अगर हम समअप करेंगे तो 220 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कंज्यूमर के पास अब ये जो सामान है ये कितने रुपए में जा रहा है, ये जा रहा है 220, यानी कि 220 रुपए में। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो वीडियो को पॉज करो, मैं जल्दी से एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना इस बात को। अब जो ये समझाने जा रहा हूं इस चीज को ध्यान से समझना और कोशिश करना कि इसको समझ सको, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर ने 60 रुपए का माल खरीदा, उसमें 40 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड करके वो सामान रॉ मटेरियल परचेज किया था 60 में। यहाँ पे मैंने परचेज लिखा हुआ, ये कॉस्ट लिखी हुई है, ठीक है। 60 रुपए में खरीदा, 40 रुपए उसने अपने प्रॉफिट के जोड़े, 100 रुपए में उसको बेचा। जैसे ही उसने बेचा सेल्स टैक्स गवर्नमेंट ने ले लिया 10%, यानी कि 100 रुपए का 10% 110 रुपए। होलसेलर ने यही 110 रुपए में होलसेलर को इसने बेचा, 110 रुपए में 40 रुपए होलसेलर ने अपना प्रॉफिट जोड़ा, 150 रुपए में सामान बेचा, ठीक है। सामान जैसे ही बेचा गवर्नमेंट ने कहा टैक्स दो भाई 10%, 150 का 10% आपका कितना हो गया, आपका ये हो गया 15 रुपए। 15 रुपए में ऐड किया, यानी कि होलसेलर ने रिटेलर को जब बेचा तो रिटेलर को 165 रुपए में बेचा। 165 रुपए में 35 रुपए रिटेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया, टोटल सेलिंग प्राइस हो गई 200 रुपए। गवर्नमेंट ने कहा भैया 10% टैक्स दो, 20 रुपए रिटेलर ने गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराया। अब यहां ध्यान से समझना, टोटल टैक्स गवर्नमेंट के पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पहला तो ये आ रहा है 10 रुपए, फिर 15 रुपए और फिर 20 रुपए, यानी कि टोटल कितना रुपए आ रहा है इसके पास, आपका टोटल आ रहा है 45 रुपीज। 45 रुपीज सेल्स टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट को जमा हो गया, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर तो भाई किसी को बेचने वाला है नहीं, कंज्यूमर तो कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज 100 रुपए की बन के तैयार हुई थी, कंज्यूमर को वो कितने में मिली भाई, 220 रुपए में। देख रहे हो, ये चीजें हैं। अब यहां ध्यान से समझना, इसमें एक चीज और समझने वाली है। समझने वाली चीज ये है कि अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे तो क्या तुमको दो चीजें नजर आ रही हैं। पहली चीज जो नजर आनी चाहिए तुमको वो है टैक्स ऑन टैक्स विच इज ऑल्सो नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट, और दूसरा है डबल टैक्स। अब तुम कहोगे कि सर ये क्या है, ये नहीं समझ में आया। चलो समझते हैं। देखो मैंने कहा ना ये 60 रुपए में बन के तैयार हुआ था और 40 रुपए इसमें प्रॉफिट ऐड हुए, टोटल 100 रुपए हुए। अब पहला टैक्स यहां पे लगा 10 रुपीज। जब ये 10 रुपीज इसमें ऐड हो गया तो यहां पर टोटल कॉस्ट हुई 110 रुपए।
अब जब ये 110 रुपये टोटल कॉस्ट हो गई इसकी, होलसेलर के लिए टोटल कॉस्ट तो 110, भाई होलसेलर तो ये बोलेगा मेरे जेब से तो 110 रुपये गए हैं, ठीक है। तो पहला टैक्स आपने दे दिया 10 रुपये। अब ये 10 रुपये क्या 110 में ऐड नहीं है क्या? ऐड है ना, ये 10 रुपये ऑलरेडी 110 में ऐड है। फिर 110 में वो 40 रुपये जोड़ता है तब जाकर के 150 हो रहा है, यानी कि 150 में ये 10 रुपये उसके ऐड है और ये 40 रुपये प्रॉफिट ऐड है। अब ये जो 15 रुपये टैक्स आया है, ये 15 रुपये टैक्स ऑलरेडी पहले भी एक टैक्स पेड किया जा चुका है जो 10 रुपये था, 110 में ऐड था, उस पर ये 15 रुपये आया है, यानी कि टैक्स पे टैक्स लग रहा है। देख रहे हो, पहले 10 रुपये टैक्स लगा, जब ये 10 रुपये 110 रुपये में मिलकर के होलसेलर को सामान खरीदा, होलसेलर ने बोला मुझे 110 रुपये इसकी लागत आई है, मैं 40 रुपये प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं। अब गवर्नमेंट ने कहा तुमने 150 रुपये में बेचा है, 10% टैक्स तुम भी दो। तो क्या ये 15 रुपये टैक्स जो लगा है, ये क्या 10 रुपये इसमें इंक्लूड नहीं है? तो पहले तो तुम 10 रुपये पे टैक्स दिए, फिर 15 रुपये जो टैक्स दिए इसमें भी 10 रुपये का पार्ट इंक्लूड है। फिर ये 20 रुपये रिटेलर टैक्स दे रहा है, यानी कि 20 रुपये जो रिटेलर टैक्स दे रहा है उसमें इन दोनों का पार्ट इंक्लूड है। बात समझ में आ रही है? यानी कि पहले 10 फिर 15 और फिर 20, तो 10 में कोई नहीं है क्योंकि इससे पहले तो बिकी नहीं। 15 रुपए में 10 का पार्ट इंक्लूड है और 20 रुपए में 15 और 10 का पार्ट इंक्लूड है। ये होता है कास्केडिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में इसको बोलते हैं सोपान प्रभाव। सोपान प्रभाव का मतलब ही होता है कोई एक ऐसी चेन में, कोई एक प्रॉपर चेन है जिसमें कोई एक गलती हो जा रही है जिसकी वजह से सारी कड़ी प्रभावित हो रही है, ठीक है। कास्केडिंग इफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, इसको ध्यान से समझ लेना, यही है कास्केडिंग इफेक्ट। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कास्केडिंग इफेक्ट होता क्या है। तो ये तो हो गया कास्केडिंग इफेक्ट। अब बात आ रही है डबल टैक्स। डबल टैक्स क्या हो रहा है? पहली चीज तो वो टैक्स पे टैक्स दे रहा है, ठीक, ये कास्केडिंग इफेक्ट हो गया। डबल टैक्स ये होगा कि पहली बार तो उसने 10 रुपए चुका दिए, फिर साहब जब 10 रुपए चुका दिए तो यहां पर जो है 110 रुपए आए, 110 रुपए पे फिर उसने उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया, फिर 150 रुपए में बेचा। 150 रुपए में जब बेचा तो 10 रुपए तो ऑलरेडी हो रहे हैं। बार बार अल्टीमेटली देखा जाए तो एक ही गुड्स बन के तैयार हुई है, लेकिन गवर्नमेंट को उसी गुड्स पे टैक्स कितनी बार मिल चुका है? पहली बार मिला, दूसरी बार मिला, तीसरी बार मिला। और अगर ये पास होती और रिटेलर से किसी और रिटेलर के पास तो मे भी उसको और भी टैक्स मिलता रहता, लेकिन चूंकि यहां कंज्यूमर मैंने लिख दिया तो कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, चूंकि उसको कहीं बेचता है नहीं तो इसलिए वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हो गए। तो एक ही गुड्स पे 3 बार अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव हो चुका है। बात समझ में आ गई सबको? तो ये होता है डबल टैक्स। अब आप समझ नहीं पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन ध्यान से सोचो। पहली बात तो 10 रुपए टैक्स दे चुके थे, जब 150 रुपए दिए, 150 रुपए पर टैक्स दिए तो ये 10 रुपए जो पहले टैक्स दे चुके थे उस पर भी टैक्स दिए। क्यों? क्योंकि वो 10 रुपए टैक्स जो था वो अब कॉस्ट में इंक्लूड हो गया था। तो पहली बात तो ये 15 रुपए जो आया है इसमें तो पहली बात तो 10 रुपए पर जो टैक्स 10 रुपए टैक्स दिए थे उसका भी पोर्शन इसमें ऐड है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, इसे कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। लेकिन जो डबल टैक्स है वो ये कहता है कि एक ही गुड्स एंड सर्विसेज पे कितनी बार गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, ठीक है। इसलिए ये दोनों टैक्सेशन सिस्टम की सबसे, सेल्स टैक्सेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी थी कास्केडिंग इफेक्ट एंड डबल टैक्सेशन सिस्टम। तो डबल टैक्सेशन सिस्टम मत कहना, इसको डबल टैक्स कहना, या रिपीटेड टैक्स बोलोगे ज्यादा बेटर होगा। डबल टैक्सेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो आय पर कर 2 बार लगता है, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं है, आय पर सिर्फ एक ही बार कर लग सकता है। अगर आपने किसी आय पर एक बार कर चुका दिया है तो आपको दोबारा कर देने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसको रिपीट टैक्स बोलना ज्यादा बेटर होगा। तो 2 बार 3 बार इसको गवर्नमेंट को टैक्स मिल चुका है। और अगर मैंने बताया रिटेलर ने किसी और रिटेलर को बेचा होता सामान तो हो सकता था कंज्यूमर को वो गुड्स एंड सर्विसेज अल्टीमेटली 500 रुपए में मिलती। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया। तो ये था आपका कास्केडिंग इफेक्ट और रिपीट टैक्स। और अब बात करेंगे वैट की, ठीक है। तो वैट में बेसिकली आपको समझना क्या है? देखो, वैट कुछ है नहीं, वैट एक तरह का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो लगने वाला टैक्स है वो अल्टीमेटली सेल्स टैक्स ही है, ठीक है। वो सेल्स टैक्स ही है, और जो सेल टैक्स पहले था उसी को दूसरे कपड़े पहना करके उसकी कुछ कमियों को दूर करके हमने उसको वैट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। बात समझ में आ गई? तो सेल्स टैक्स आज भी लग रहा है, बस उसका नाम, सेल्स टैक्स आज भी लग रहा है, बस उसका नाम जो है वो हो गया है वैट की तरीके से। अब चूंकि इस वैट को भी रिप्लेस कर दिया है किसने? जीएसटी ने, ठीक है। तो इसके लिए आप जब अगला चैप्टर जीएसटी है आपका, जीएसटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कि इसमें क्या कमियां थी, उसकी वजह से जीएसटी लाया गया, ठीक है। आई होप कि टॉपिक क्लियर हुआ है। तो वैट में बेसिकली क्या हो रहा है, वैट की सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम 2 थी वो थी, एक पहला आपका था कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट था पहला, और दूसरा था आपका, ठीक है, दूसरा आपका था रिपीट टैक्स, ठीक है। ये दोनों सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके बैकड्रॉ थे, इसलिए सेल्स टैक्स के, उसने वैट ने इन दोनों को खत्म किया, इसलिए वैट को अपनाया गया था, ठीक है।
अब वैट के बारे में बहुत जर्नल है, मैंने आपको विशेषताएं बता दी। अगर आप पीछे जाकर देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको क्या क्या चीज़ें इसमें बता दी हैं, उसको ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ वैट। हिस्ट्री ऑफ वैट में मैंने आपको समझा दिया कि हिस्ट्री ऑफ वैट यानी कि वैट जो होता है, ये एक चीज़ और मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि जो वैट होता है या सेल्स टैक्स होता है, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है, ध्यान रखना। स्टेट लिस्ट का मतलब इसको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इस पे जो अधिकार है वो स्टेट के पास है। इसकी बहुत एक छोटी सी कहानी है। अब इस वीडियो में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको पॉइंट टू समझाने के लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा था कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाए जिससे हम सेल्स टैक्स को खत्म करके एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाएं जो उसकी कमियों को दूर करता हो, लेकिन स्टेट ने इसको अपनाया ही नहीं था। स्टेट ने कहा कि या चलो तुमको एक छोटा सा बात बता देता हूँ भाई, ध्यान से सुन लेना। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी बात बोली तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बोलते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखा कि भाई देखो, सेल टैक्स को रिमूव करने के लिए उसने एक रूल रेगुलेशन बनाया जिसमें बोला कि भाई अब हम वैट को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब वैट को जब इंट्रोड्यूस करने की बात आई तो बहुत सारे स्टेट्स में क्या हुआ, हंगामा मच गया कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे व्यापारियों को बड़ा नुकसान होगा। अब स्टेट क्यों परेशान हो रहा है भाई? स्टेट का एक रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है सेल्स टैक्स, इसलिए स्टेट क्यों चाहेगा भाई कि उसके ऊपर कोई ऐसा वार करो कि जिससे उसकी रेवेन्यू कम हो जाए। तो स्टेट्स ने सबसे पहले इससे पल्ला झाड़ लिया। ठीक है, स्टेट्स ने क्या कहा? स्टेट्स ने बेसिकली ये कहा कि हम ऐसे कोई रूल रेगुलेशंस को नहीं मानेंगे। स्टेट्स ने नकार दिया। बाद में देखा गया कि धीरे धीरे करके स्टेट्स ने उसको अप्लाई किया। रीजन उसका क्या था? अब भाई भारत है, ठीक है, इंडिया है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अगर मैं देखूं कि सपोज करो महाराष्ट्र ने अब आपको वैट लागू कर दिया। अब महाराष्ट्र से कोई गुड्स एंड सर्विसेज अगर मान लो यूपी में आ रही है, ठीक, तो वैट यहां पर वैट लगा हुआ है, यूपी में वैट है नहीं, तो गवर्नमेंट को करना क्या पड़ रहा है? जो वैट वाले स्टेट्स हैं उनके लिए अलग रूल रेगुलेशन बनाना पड़ रहा है, जो नॉन वैट वाले स्टेट्स हैं उनके लिए अलग रूल रेगुलेशन बनाना पड़ रहा है। माथा पच्ची करते करते अल्टीमेटली यूपी ने भी अपना ही लिया। ठीक है, अपनाया यूपी ने, इसके फायदे थे, लेकिन यूपी को पहले समझ में नहीं आया। ऐसे बहुत सारे स्टेट से जिनको तुरंत नहीं समझ में आया, उन्होंने काफी दिन तक इसको रोक के रखा कि हम नहीं करेंगे। बाद में सबने अपना लिया। इसके लिए क्या हुआ था कि जब सेंट्रल ने एक प्रपोजल रखा था तो चूंकि देखा कि जितने भी स्टेट्स हैं वो अपनी अपनी बात में अड़े हुए हैं, वो नहीं मान रहे हैं, तो उसने एक दूसरा प्रपोजल रखा। उसने कहा कि देखो भाई, ये जो सेल्स टैक्स है, ये जाहिर सी बात है, मैं मानता हूं कि आपके ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रूल रेगुलेशंस हमने वैट के लिए बनाए हैं आप उसको पूरा चेंज कर दो। उसने कहा कि एक जर्नल रूल रेगुलेशंस आपके हम जो बना के दे रहे हैं वही फॉलो होंगे। इसकी रेट की जो वेरिएशन है वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। इसीलिए कुछ स्टेट्स में जब आप वैट देखते थे, कोई भी सामान परचेज करते तो जो स्लिप मिलती थी उसमें कहीं 14% लगता था, कहीं 12% लगता था, कहीं 10% लगता था, तो कहीं 8% लगता था। ये स्टेट पर डिपेंड कर दिया गया कि भाई रेट ऐसी होंगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल रेगुलेशन बना के आपको दिए हैं वो रूल रेगुलेशन आप अवॉइड नहीं करोगे, आपको उसके तहत रह करके अगर कुछ करना है तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेट्स के ऊपर डाल दिया गया कि आपको कब लागू करना है, किस फॉर्मेट में लागू करना है, उतनी छूट दी गई। लेकिन कुछ जनरल रूल रेगुलेशंस को सीधा स्ट्रिक्टली बता दिया गया कि इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए एक स्टेट लिस्ट जारी हुई थी। स्टेट लिस्ट के बाद में एक व्हाइट पेपर लिस्ट जारी हुई थी जिसमें स्टेट्स ने अपनी मांग रखी थी कि हम वैट को अपना तो रहे हैं लेकिन हम अपनी रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सेल्स टैक्स है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है और हमारा अधिकार है इस पे अपने नियम कानून बनाने का। ठीक है, आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, यहां पर मैं आपको एक चीज मेंशन कर दूं कि अभी अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो लाइव पढ़ने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं इस समय टारगेट कर रहा हूं कि +1000 सब्सक्राइबर्स जैसे ही होंगे मैं लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपने दोस्त और अपने कलीग्स, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे वीडियो शेयर करो। जो भी बच्चे इस वीडियो के लायक हैं, जो भी कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, वो देखें और सब्सक्राइब करें, और जितनी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे मैं आपको लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपका अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी मेंशन कर रखा है, विद्यापत_एजुकेशन। आप यहाँ पर जा करके मुझे फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेक कर लो, वहां से जा करके इसकी PDF डाउनलोड कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।